हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 28 और 29 जुलाई दोनों दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है, अग्निवीर जो होंगे इनको राजस्थान सरकार के द्वारा आरक्षण दिया जाएगा। इसमें और भी कई सारी बातें हैं, काफी एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन की। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था पिछले वीडियो में कि सागा दावा फेस्टिवल जो है ये भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। सागा दावा फेस्टिवल सेम वही फेस्टिवल है जिसको पूरे भारत भर में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, स्पेशली उत्तर भारत में। और इसी को सिक्किम के अंदर सागा दावा बोला जाता है सिक्किम के लोगों के द्वारा। बस एक और अंतर है, पूरे भारत भर में जो बुद्ध पूर्णिमा है ये एक दिन मनाई जाती है, लेकिन सागा दावा महोत्सव जो है ये पूरे एक महीने भर मनाया जाता है सिक्किम में धूमधाम से। दरअसल जो सिक्किम वासी हैं वो इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये समझते हैं कि जो बुद्धा की टीचिंग्स है उनको वो सेलिब्रेट करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। स्टैटिक जीके में अगर आप कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं तो आप मेरी इस किताब को आज ही अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। ये किताब मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लॉन्च करी हुई है। ये किताब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप पेपर कोई भी दे रहे हो, हर एक पेपर के लिए सफिशिएंट है ये बुक, क्योंकि इसके अंदर स्टैटिक जीके के 81 टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं टेबल के फॉर्मेट में। इतना ही नहीं, इन सारे टॉपिक से बनने वाले 2100 से ज्यादा क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर कवर किए हैं आंसर की के साथ। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। भारत का एक कौन सा ब्रांड है जो कि हाल ही में कैंटर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट का नाम है ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे भारत भर में यह कौन सा ब्रांड है जो कि सबसे ज्यादा या सबसे बड़े लेवल पर घरेलू ब्रांड बना हुआ है। या आप ये भी बोल सकते हो ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि भारत के अंदर घरों में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सो दैट इज पार्ले। पार्ले ब्रांड के लगभग जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब भारत के घरों के अंदर पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर बात करें इसके बाद कौन से ब्रांड है तो सेकंड नंबर पे ब्रिटानिया रहा है, तीसरे नंबर पे अमूल रहा है, चौथे नंबर पे क्लिनिक प्लस रहा है और पांचवें नंबर पे टाटा कंज्यूमर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रहे हैं। अब अगर बात करी जाए कि घरों के बाहर यूज होने वाले कौन से ब्रांड हैं नंबर वन पे या लीड करते हैं, तो इसमें हल्दीराम सबसे ऊपर रहा है। हल्दीराम के अलावा है कैडबरी, कैडबरी के बाद बालाजी और उसके बाद पार्ले। लेकिन घरों के मामले में घर के अंदर पार्ले नंबर वन पे है। पार्ले काफी पुरानी कंपनी है, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था 1929 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और पार्ले के सीएमडी हैं इस टाइम पे विजय चौहान। कौन है? विजय चौहान। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में ये कौन सा हॉल है जिसका नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है? तो राष्ट्रपति भवन के अंदर एक नहीं बल्कि दो हॉलों के नाम बदल दिए गए हैं। अभी तक ये जो हॉल था इसको दरबार हॉल के नाम से जाना जाता था, अब इसको गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा। दूसरा एक हॉल है जिसका नाम है अशोक हॉल। ठीक है, तो अब इसको अशोक मंडप का नाम दे दिया गया है। और कुछ टाइम पहले भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का भी नाम बदल दिया गया था। अब उसका नया नाम है अमृत उद्यान। क्या नाम है? अमृत उद्यान। ये कौन है जिनको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इस बार फेस्टिवल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इनको कौन नहीं जानता है, काफी फेमस पर्सनालिटी है। भारतीय फिल्म मेकर शेखर कपूर। शेखर कपूर के द्वारा बहुत ही लीजेंडरी मूवीज बनाई जा चुकी हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा मिस्टर इंडिया, ये इन्हीं की मूवी थी। और इसके अलावा बैंडिट क्वीन हो गई, एलिजाबेथ हो गई, ये सारी मूवीज शेखर कपूर ने ही बनाई हैं। तो इस बार का गोवा में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है उसके फेस्टिवल डायरेक्टर होंगे शेखर कपूर। ध्यान रहे 2014 तक जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ करता था यह भारत के अलग अलग राज्यों में हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से ये गोवा में हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया है। तो अब से हर साल ये आयोजित किया जाता है गोवा में। शेखर कपूर ने 2020 से लेकर 2023 तक पुणे में स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में भी सर्व किया हुआ है। यह कौन सा दुनिया का फुटबॉल क्लब है जो कि पहला ऐसा फुटबॉल क्लब बन गया है जिसका जो रेवेन्यू है यह 1 बिलियन यूरोस के ऊपर पहुंच गया है? और अगर अमेरिकी डॉलर में बात करें तो 1.08 बिलियन। तो यह है रियल मैड्रिड। स्पेनिश फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड।
और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस मैड्रिड से सबसे ज्यादा लंबे टाइम पीरियड तक खेले हुए हैं। तो ये केवल स्पेन का ही नहीं, यूरोप का ही नहीं, पूरे दुनिया का एक इकलौता फुटबॉल क्लब है जिसका रेवेन्यू जनरेशन 1 बिलियन यूरोस के ऊपर पहुंच गया है। और फोर्ब्स में भी इसको जगह मिली है। इसके अलावा दुनिया भर की कई सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में भी और इंडेक्स में भी इसको जगह मिली हुई है। रियल मैड्रिड की स्थापना 1902 में करी गई थी, जब फीफा की भी स्थापना नहीं हुई थी, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि फीफा की स्थापना 1904 में करी गई थी। और इस टाइम पे इसके जो हेड कोच हैं रियल मैड्रिड के, ये हैं कार्लो एंसल तोई। क्या नाम है? कार्लो एंसल तोई। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कौन से बंदरगाह में स्थापित करी गई है? तो ये पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में पड़ता है। और यहाँ पे पहली बार भारत की एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी की शुरुआत करी गई है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये एक ऐसा स्पॉट होगा जहाँ से भारत में जो कुछ भी खेती के रूप में उगाया जाता है, चाहे वो फिर अनाज हो, चाहे वो आपका सब्जियां हो या फ्रूट्स हो, हर एक ऐसी एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट को इसी पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाएगा दुनिया भर के दूसरे देशों में। और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 284 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। इसकी वजह से कई सारे लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारे पूरे देश भर का जो किसान है वो भी एम्पावर होगा, उसको भी मजबूती मिलेगी। 10वें नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड अनाउंस किए गए हैं अश्वनी वैष्णव के द्वारा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। तो क्या रेडियो स्टेशन है जिसका नाम है रेडियो मयूर, ये बिहार के सरन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसको फर्स्ट प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इनको कौन सी कैटेगरी में प्राइज मिला है? तो दरअसल इनको ये पुरस्कार मिला है थीमेटिक अवार्ड कैटेगरी में। ओके, तो थीम बेस्ड जो रेडियो शोज चलाते हैं उसके लिए इनको बेस्ट अवार्ड मिला हुआ है। और सेकंड नंबर पे कोची का रेडियो स्टेशन रहा है, इनका एक प्रोग्राम है निरंगल, उसको मिला है। और थर्ड नंबर पे हेलो दून, जो कि देहरादून का है रेडियो स्टेशन, उसको प्राइज मिला है। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज और हैं, जैसे कि इनोवेटिव कैटेगरी में हो गया, एंड कल्चर की कैटेगरी में हो गया, सस्टेनेबिलिटी के रूप में हो गया। तो उसकी अपनी एक लिस्ट है, वो मैंने पीडीएफ में पूरी दे दी है, आप वहां से जरूर देख लीजिए। ये कौन सा साल है जब पैरालंपिक्स, विंटर गेम्स और ओलंपिक्स अमेरिका के अंदर सॉल्ट लेक सिटी में होस्ट किए जाएंगे? तो ये वर्ष है 2034। 2034 में होने वाले जो ओलंपिक गेम्स होंगे और पैरालंपिक विंटर गेम्स होंगे वो अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में ही आयोजित किए जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया है 2030 के जो ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स होंगे ये फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। और 2026 का जो एडिशन है ये इटली में आयोजित किया जाएगा। ये कौन है जिनके द्वारा गुड़गांव में स्थित आरईसी लिमिटेड जो है, इसके अंदर नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर की स्थापना करी गई है? तो ये यूनियन मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आरईसी का मतलब है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1969 में करी गई थी और इसका मेन उद्देश्य ये है कि पूरे भारत भर में रूरल एरियाज में बिजली को पहुंचाना। तो अब जो ये मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया गया है ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा, मतलब मोटा मोटा बोले तो ये ऐसी जानकारी देगा कि पूरे भारत भर में कहाँ कहाँ का ये रूरल एरिया है, कितने ऐसे गांव हैं जिन्हें आज की डेट में कितनी बिजली की सप्लाई दी जा रही है, कौन सा गांव है जो कि ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है बिजली का, कौन सा है जहां पर कम कंजम्पशन हो रहा है, कहाँ पर बिजली आ रही है या पावर कट हो चुका है। ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा, मतलब टाइम टू टाइम अपडेटेड इंफॉर्मेशन देगा। पूरे भारत भर के करीब 2.5 लाख फीडर्स की नॉलेज ये देगा पूरे देश भर के। और आरईसी लिमिटेड के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ये है विवेक कुमार देवगन। कौन है विवेक कुमार देवगन? भारत सरकार के द्वारा भारत के युवाओं को एजुकेशन देने के लिए और उनकी अप स्किलिंग को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च करी गई है? तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में जो एक योजना लॉन्च करी है इसका नाम है मॉडल स्किल लोन स्कीम। इस योजना के अंतर्गत ऐसा युवा वर्ग जो कि अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो उनको 7.5 लाख रुपए तक का लोन मिलने मिलने का प्रावधान है। कितना? 7.5 लाख। और इससे पहले ये जो था 1.5 लाख रुपए का प्रावधान यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन इसको 1.5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दिया गया है, मतलब 6 लाख रुपए की धनराशि इसमें बढ़ा दी गई है।
और इस बार के यूनियन बजट का ये हिस्सा था ये स्कीम। हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है खान क्वेस्ट 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज। ये कहाँ पर आयोजित करी गई है? तो दरअसल जो खान क्वेस्ट है ये इंडियन आर्मी मंगोलिया की आर्मी के साथ कंडक्ट करती है। तो मंगोलिया की कैपिटल है उलान बतर, वहीं पर यह एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है। इसकी शुरुआत परसों के दिन से हो चुकी है, मतलब 27 जुलाई से शुरू हुई है और इसका समापन होगा आने वाले 9 अगस्त को। भारत की तरफ से 40 मिलिट्री सोल्जर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं मद्रास रेजिमेंट से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें एक महिला ऑफिसर भी हिस्सा ले रही हैं और 2 महिला सोल्जर भी हिस्सा ले रही हैं इस बार। मानसून ऑफर केवल 2 दिन बचे हुए हैं, जुलाई के बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। तो मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से अवेल कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट इस टाइम पे चल रहा है। डिस्काउंट कोड है हेल्प 50, उसकी मदद से आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। आपका एग्जाम कोई भी हो, वनडे एग्जामिनेशन, सारा सिलेबस इस बैच में मैंने कवर किया हुआ है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज और 1 लाइन का क्रैश कोर्स, सब एक कंप्लीट पैकेज के रूप में इस बैच में आपको मिल जाता है। तो देर मत करिएगा क्योंकि 1 अगस्त से रेट और फीस सारी वैसी ही हो जाएंगी। तो आपके पास अच्छा मौका है, ना ही आपको मेल करने की ज़रूरत है मुझे, ना ही मैसेज करने की ज़रूरत है। डायरेक्टली आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। आसाम के जो मोइरांग हैं, इनको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। जो मोइरांग हैं, ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? आपको याद होगा 3 दिन पहले ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूनेस्को में ये अपील करी गई थी मोइरांग को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए। और मैंने आपको बोला भी था कि हो सकता है, काफी चांसेस हैं अगले सप्ताह तक इसको शामिल कर भी लिया जाए। और ऐसा ही हुआ, यूनेस्को ने इसे शामिल कर लिया है। अब दरअसल ये मोदाम है क्या? देखिए, आसाम में 13वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य हुआ करता था। तो अहोम साम्राज्य के जो राजा रानी या फिर उनके जो रॉयल पीपल हुआ करते थे, उनके नोबल्स हुआ करते थे, तो उनको दफनाने के लिए इस तरीके के ये ऊंचे ऊंचे डोम बनाए जाते थे। ओके। और यहाँ से अंदर जाया जाता था और वहीं पर उन्हें दफना दिया जाता था। तो एक तरीके से टीले के रूप में हुआ करते थे। इन्हीं को मदाम बोला जाता था। ओके। और अहोम साम्राज्य, जो कि जाहिर सी बात है, इसने भारत को बचाने का काम किया है और असम वाले रीजन में ये हुआ करता था। इस वजह से इसको भारत सरकार की तरफ से अपील करी गई थी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए। यूनेस्को की स्थापना 1945 में करी गई है। और मोदाम के साथ ही क्या आप बता सकते हैं भारत के कितने ऐसे साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह मिल गई है? तो मोदाम भारत की 43वीं ऐसी साइट हो गई है जिसको यूनेस्को में जगह मिली है। तो टोटल आज की डेट में 43 साइट्स हैं जो कि यूनेस्को में शामिल हो चुकी हैं भारत की तरफ से। ये कौन से 2 देश हैं जिन्होंने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पहली बार साइन किया है आपस में? तो ये है भारत और अमेरिका। भारत कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट करने का काम करेंगे। भारत के अंदर जो भी अंतर्राष्ट्रीय समिट होंगे या नेशनल इवेंट्स होंगे, वहां पर अमेरिका के जो जुड़े हुए कल्चरल इवेंट्स हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा। और सेम इसी तरीके से अमेरिका में जो भी कॉन्फ्रेंस होंगी या इवेंट्स होंगे, वहां पे भारतीय कल्चर को प्रमोट किया जाएगा। और ये भारत और अमेरिका के बीच में 46वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग थी नई दिल्ली में प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में। उसी में यह किशन रेड्डी के द्वारा हाल ही में कौन सा एक नया अभियान शुरू किया गया है? तो दरअसल इसका नाम है वृक्षारोपण अभियान 2024। और इसकी एक टैगलाइन है एक पेड़ माँ के नाम। इसके अंतर्गत पौधे लगाए जाने का प्रावधान है और इसको धनबाद से लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि पिछले कई सालों में, मतलब 2010 से लेकर 2020 तक के बीच में, भारत दुनिया के तीसरे नंबर का वो देश है जिसने सबसे ज्यादा फॉरेस्ट को बचाने का काम किया है, मतलब पौधे लगाने का काम किया है। नंबर 1 पे कौन रहा है? नंबर 1 पे चाइना रहा है उसमें। आरबीआई के द्वारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, इनकी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है? तो ये जो फ्रेमवर्क है इसको बोलते हैं पीसीए फ्रेमवर्क, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। इसका मेन उद्देश्य ये है कि ऐसे में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होंगे उनको आरबीआई की तरफ से एक रिवाइज्ड प्लान दिया जाएगा, मतलब एक नया प्लान बनाकर दिया जाएगा कि किस तरीके से वो
अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को, अपने अकाउंट्स को बचा कर रखें और एक लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं। फिलहाल जो ये प्लान होगा ये 1 अप्रैल 2025 से अप्लाई होगा इन कोऑपरेटिव बैंक्स में। और इस टाइम पर पूरे देश में लगभग 1,500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं। इनको कई कैटेगरीज में शामिल किया जाता है, जैसे कि टीयर 1 की कैटेगरी। टीयर 1 की कैटेगरी का मतलब यह है ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके डिपॉजिट्स 100 करोड़ से ज्यादा हैं। ठीक है। टीयर 2 का मतलब उसके बाद होता है ऐसे बैंक जिनका जो डिपॉजिट है वो 1,000 करोड़ तक का है। तीसरे नंबर पे मतलब टीयर 3 में वो आते हैं जिनका 1,000 करोड़ से ज्यादा है और 10,000 करोड़ तक है। और चौथे टीयर में वो बैंक आते हैं जिनका डिपॉजिट 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। ठीक है। तो इसमें आरबीआई की तरफ से उन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए नया रिवाइज्ड प्लान लॉन्च किया जाएगा जो कि टीयर 1 में आते हैं, मतलब जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ से ज्यादा है। तो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो लगभग सारे बैंक इसमें कवर हो जाएंगे। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और इस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। क्या आप बता सकते हो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो इनका नाम है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? सीडी देशमुख। ये कौन सा देश है जो कि एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर जो है इसकी अध्यक्षता करेगा? तो ये देश है भारत। भारत को इस बार अध्यक्षता मिली है एडीपीसी की, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर जो है। दरअसल इसका मेन उद्देश्य यह है कि पूरे एशियन रीजन में किसी भी तरीके का डिजास्टर आता है, चाहे भूकंप हो, चाहे वॉल्केनिक डिजास्टर हो, या कहीं पर बाढ़ आ गई है, तो उसके लिए अपनी टीम्स को प्रिपेयर रखना, अपनी टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर रखना। फिलहाल जो इसकी अध्यक्षता है ये चाइना कर रहा था, लेकिन अब चीन से अध्यक्षता भारत ने ले ली है। तो इस बार 2024 से 25 के सत्र के लिए भारत ही इसको लीड करेगा। आपको बता दूं एडीपीसी जो है इसके अदर मेंबर कंट्रीज हैं जैसे कि श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, ये सारे इसके मेंबर कंट्रीज हैं। फिलीपींस भी इसका मेंबर कंट्री है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे अभी हाल ही में मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? तो इस बार ये दिवस जो मनाया गया है ये 28 जुलाई को मनाया गया है, पहली चीज तो ये। और इसकी जो थीम थी ये थी इट्स टाइम फॉर एक्शन। तो कल के दिन ये दिवस मनाया गया। और हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए दिवस मनाया जाता है ताकि लोग अवेयर रहें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इनमें से ये कौन सा देश है जिसके द्वारा हाल ही में पहली बार स्वीपिंग क्लाइमेट चेंज लॉ लॉन्च किया गया है? तो ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने पहली बार अभी तक अपने इतिहास में क्लाइमेट चेंज के लिए अपनी तरफ से नए कानून पारित किए हैं, मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए। तो ऐसा पहली बार हुआ है। और इसमें थर्मल पॉल्यूशन भी आता है, मतलब पानी से होने वाला पॉल्यूशन भी, और एयर पॉल्यूशन भी आता है इसमें। साउथ अफ्रीका में राष्ट्रपति कौन है? ये है सिरिल रामाफोसा। क्या नाम है? सिरिल रामाफोसा। इन्हीं के द्वारा यह नया प्लान लॉन्च किया गया है। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं। क्या आप बता सकते हो कौन सी है? चलिए मैं बताता हूँ। एक तो है इसकी कैपटाउन कैपिटल, दूसरी है प्रिटोरिया, और तीसरी है ब्लूम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची टनल का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सिंकुन ला टनल। क्या नाम है? शिंकुन ला टनल। और इसका उद्घाटन, ये टनल है कहाँ पर? तो ये पड़ती है लद्दाख में। और इस टनल की खास बात यह है कि इसका उद्घाटन इस बार कारगिल विजय दिवस की 25वीं एनिवर्सरी हमने मनाई है उसके उपलक्ष्य में किया गया है। ये जो टनल है ये 4.1 किलोमीटर लंबी टनल है। इसको बीआरओ के द्वारा बनाया गया है। और ये समुद्र तल से 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसको बनाने के लिए 1681 करोड़ की धनराशि लगी है भारत सरकार की तरफ से। ये कौन से शहर के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिनको इस बार 2023 से 24 के सत्र के लिए राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मान के लिए विशाखापत्तनम की कई सारी पीएसयूज हैं जिनको सम्मानित किया गया है। और टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है जिसके द्वारा ये पीएसयू सम्मानित किए गए हैं। और इन पीएसयूज के अंदर जो हिंदी ऑफिसर्स होते हैं और जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको सम्मानित किया गया है। अल्टीमेटली ये जो राजभाषा गौरव सम्मान है ये हिंदी को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे विशाखापत्तनम में स्थित जो पीएसयूज हैं उन्होंने हिंदी को प्रमोट किया है जिसके लिए वो सम्मानित करी गई हैं।
ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा स्टेट पुलिस में, फॉरेस्ट गार्ड में और जेल के स्टाफ में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा? तो ये एक नहीं बल्कि कई ऐसी राज्य सरकारें हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये कौन कौन सी सरकारें हैं। एक तो राजस्थान हो गई, दूसरी यूपी गवर्नमेंट हो गई, तीसरी एमपी गवर्नमेंट हो गई, इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट भी हो गई, छत्तीसगढ़ हो गई और उड़ीसा हो गई। ठीक है, इतनी राज्य सरकारें हैं जिनके द्वारा एक साथ, क्योंकि इन सभी जगहों पर बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी सरकार वाले इन राज्यों ने अनाउंस किया है कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद अगर वो जेल स्टाफ में भर्ती लेते हैं या फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती लेते हैं या स्टेट पुलिस के लिए अप्लाई करते हैं तो 10% का रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा। अग्निवीर एक ऐसी योजना है जिसको साल 2022 में लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के लिए। और इसमें जो करियर होता है ये 4 साल का करियर है केवल। 4 साल के लिए आप रिक्रूट होते हैं और उसके बाद उन्हें रिटायर होना होता है। उसके बाद वो जो छात्र है, या आप बोल सकते हो वो जो आर्मी पर्सनल होगा, वो एक बार फिर से छात्र बन सकता है और उसे पढ़ाई फिर से करनी होगी। और वो जिन एग्जाम्स के लिए जा रहा है वहां पर उन्हें 10% आरक्षण दिए जाने की यहाँ पर बात है। राजस्थान में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कुछ टाइम पहले औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? शिवाजी नगर, संभाजी नगर, मराठा नगर या फिर विजयनगर? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। डायरेक्ट जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने इस बैच में क्या कंप्लीट है। आप एक एक टॉपिक यहाँ से देख सकते हैं और उसके बाद अवेल कर सकते हैं इस बैच को। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।